जय हिंद प्यारे बच्चों। आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12वीं हिंदी का टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग 1 से लेकर के यानी कि 100 तक अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा, यानी कि शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है। आदित्य आर्ट्स क्लासेस संस्था पे जो टेस्ट हुआ था वही क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, यानी कि 1 से लेकर 100 तक। ये एग्जाम आपको 7/5/2023 को टेस्ट हुआ था हमारी संस्था पे। वही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में 1 से लेकर 100 तक देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर वॉच करिएगा। और आप लोग आदित्य आर्ट्स क्लासेस से यानी ऑफलाइन क्लास भी जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग जुड़ सकते हैं। क्लास 11वीं और 12वीं का बैच जो है शुरू हो चुका है। नया बैच भी एक 15 तारीख से लॉन्च होने वाला है, इसलिए आप लोग फटाफट आप लोग कांटेक्ट करिए और आप लोग ऑफलाइन क्लास से आर्ट्स का टोटल और साइंस के जो भी बच्चे हैं, अगर आप चाहते हैं हिंदी और मैथिली का क्लास लेना तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। आपके सामने ये 2 नंबर है, इस नंबर से आप कांटेक्ट करके ऑफलाइन क्लास बहेरी में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका हो जाता है, ध्यान देंगे। गोद में सोने वाला एक शब्द होगा। गोद में सोने वाला एक शब्द क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बालक, पुत्र, अंकसाई, अंकित। तो गोद में सोने वाले के लिए अगर एक शब्द की हम बात करेंगे क्या हो जाएगा आपको? अंकसाई, यानी कि सीधा राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। गुरु के समीप रहने वाले, गुरु के समीप रहने वाले जो विद्यार्थी होते हैं क्या कहलाते हैं? ब्रह्मचारी, गुरुकुल, अंतेवासी, जबटुक। तो 2 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि अंतेवासी। चलिए ये प्राइम सेशन चल रहा है, आप लोग भी फटाफट आप जवाब देने की कोशिश करिएगा, आप देखिए और चेक करिएगा अंत में आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है ना, ये प्राइम सेशन चल रहा है, आपको आप लोग भी जवाब दीजिए। ठीक है, 1 का 2 का क्या होगा सबको बताइए और देखिए आपका कितना सही होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। जिसका जन्म पहले हुआ हो का एक शब्द होगा। बड़ा, पूर्वज, अग्रज, अनुज। 3 का क्या हो जाएगा? यानी कि जो बड़े होते हैं, बड़े भाई, उनको क्या कहा जाता है? अग्रज, या छोटे को अनुज। क्वेश्चन नंबर 4 है। जो खाने योग्य हो का एक शब्द क्या होगा? खाने योग्य क्या जानेंगे? खाने योग्य क्या होगा? आप तो खाद्य यानी कि सामग्री। तो 4 का क्या हो जाएगा आपका? सी, यानी कि खाद्य। तो 4 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है। मरण तक के लिए एक शब्द क्या होगा? मरण तक के लिए एक शब्द। आमरण, आजीवन, यथाक्रम, जिज्ञासु। तो 5 का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? मरण तक के लिए एक शब्द आमरण। 5 का ए द राइट आंसर। बड़ी सिंपल, आमरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। फ्लाइट मोड इसलिए कर दिया क्योंकि बीच में अगर कोई किसी का कॉल आ जाएगा तो फिर डिस्टर्ब आप लोग हो जाइएगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रभावपूर्ण भाषा, तर्क। तो ध्यान देंगे, हो जाएगा आपका आत्मीयता। संवाद में आत्मीयता सबसे महत्वपूर्ण होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। रसीम रथी के रचनाकार कौन है? रसीम रथी के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का आंसर हो जाएगा, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर विद द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? अफ्रीका, भारत, यूरोप, कनाडा। तो 8 का क्या हो जाएगा आपका? सी, यानी कि यूरोप। क्वेश्चन नंबर 9 है। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद्र भूषण। तो 9 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रामधारी सिंह दिनकर। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उसने कहा था जूठन, अर्धनारीश्वर, उपयुक्त सभी। तो 10 का क्या हो जाएगा आपको? दिनकर जी की रचना है अर्धनारीश्वर, आधा नर और आधा नारी, अर्थात भगवान शिव। क्वेश्चन नंबर 11 है। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? एडिसन, वैन जॉनसन, मिल्टन। 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, यानी कि वैन जॉनसन। क्वेश्चन 12 है। रविंस क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 18 वर्ष तक या 20 वर्ष तक? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? यानी कि 16 वर्ष तक रॉबिन्स क्रूसो जो है जानवरों के बीच में रहा था और 16 वर्ष के बाद यानी कि इन्होंने जानवर का मुख सबसे पहले देखा, परंतु जानवर मनुष्य का मुख सबसे पहले देखा। इसके बाद मनुष्य को देखकर ये जंगल की ओर भाग रहे थे। कौन?
रॉबिन्स क्रूसो, यानी कि 16 वर्ष तक इनको मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, और ये जब जंगल से आए 16 वर्ष के बाद तो जानवर की ही बोली बोल रहे थे। बताइए। चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म जो है बिहार के किस जिले में हुआ था? बताइए क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, बेगूसराय। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि बेगूसराय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। जो मन को हर ले का एक शब्द क्या होगा? मनोहर, मनोकुल, बेईमान, गुनाहगार। तो यानी कि जो मन को हर ले, मनोहर क्या होगा? ये द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अर्धनारीश्वर में किस गुण का संयम है? नारी के, पुरुष के, पुरुष और नारी दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो है आपका आंसर हो जाएगा सी, पुरुष और नारी। यानी कि अर्धनारीश्वर में आधा नर है और आधा क्या है? नारी। यानी आधा जो धर है उसमें माता पार्वती जी हैं और आधा में क्या है? भगवान शिव है। ठीक है, यानी कि 15 का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, या संवाद की शैली? तो ध्यान देंगे 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? यानी कि बातचीत की शैली, ए हो जाएगा, है ना। चलते क्वेश्चन 17 की ओर। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी आपको बतानी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती, प्रणभंग। तो 17 का क्या हो जाएगा आपको? प्रणभंग हो जाएगा, डी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में है? 3 भागों में, 5 भागों में, यहाँ तो भाग लिखा ही नहीं। 5 भागों में सी है ना, सीधा बी में क्या है? भागों में, 4 भागों में। तो 18 का क्या हो जाएगा? सी, यानी कि उसने कहा था कहानी है 5 भागों में, है ना। तो उसने कहा था, किसने कहा था, आपको सब कुछ पता है क्योंकि ये चैप्टर हो चुका है ना। न्यू जो बैच स्टार्ट होने वाला है शाम को क्लास 12वीं का 4 बजे से, उसमें आपको पहला विषय जो है हिंदी ही रहेगा। जो साइंस के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, आप लोग भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 19 की ओर। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? लाना सिंह, बजीरा सिंह, बौधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह। आपको पता है उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो लाना सिंह है। कौन है? लाना सिंह। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 20 की ओर। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? छात्र सहोदर, छात्र पत्रिका, छात्र मित्र, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों बताएंगे आप लोग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो छात्र सहोदर। चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों का भी जवाब बहुत अच्छा आ रहा है। ऐसे ही प्राइम सेशन से जुड़ करके आप भी अपना कमेंट करिए, देखिए आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं किसकी ओर। उसने कहा था कहानी में कितने भागों में प्रेम प्रसंग का वर्णन है? 1 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। तो बताइएगा। यानी देखिए उसने कहा था कहानी में, यानी कि आपको 1 भाग में है प्रेम प्रसंग, इसके बाद जो है जो भाग जो भी आता है 4 भाग, उसमें आपको युद्ध का वर्णन किया गया है नहीं। कुल 5 भाग में, इसमें 1 भाग में आपको प्रेम प्रसंग, यानी कि शुरुआत में आपको प्रेम प्रसंग, वही फ्लैश बैक में एक कहानी चलता है ना, फ्लैश बैक में एक कहानी चलता है। तो शुरुआत में आपको प्रेम प्रसंग, जो बचपन में लाना सिंह और सूबेदारनी की कहानी आती है। इसके बाद जो है ना आपको बीच में युद्ध का वर्णन है। फिर इसके बाद जो है जब बाद में मिलते हैं लाना सिंह सूबेदारनी से, तो इन दोनों के बीच में और हजारा सिंह बौद्धा सिंह के बीच में जो संवादें होती हैं उनके बारे में चर्चाएं की गई हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस कहानी में 5 भाग, इसमें से आपको 1 भाग जो है फर्स्ट जो भाग है, आप उसको फर्स्ट भाग में आपको प्रेम प्रसंग देखने को मिलेगा, है ना। और जो 4 भाग हैं इसमें आपको युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं आगे बढ़े तो बढ़ जाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पे। उसने कहा था कहानी का नायिका कौन है? सरदारनी, सूबेदारनी, अंग्रेजी मैम, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है उसने कहा था कहानी के जो नायिका है सूबेदारनी है ना। इनके ही और लाना सिंह के बीच में जो प्रेम प्रसंग है शुरुआत में दोनों के बीच में चलता है ना, 8-9 साल के दोनों रहते हैं और अमृतसर के बाजार में दोनों मिला करते हैं और पूछते हैं कि तेरी कुर्माई हो गई धत्तरी कह करके ये सूबेदारनी ने भाग जाती, याद है ना आपको कहानी, है ना। इसके बाद जो एक बार क्या होती है नहीं, एक बार होता क्या है, सूबेदारनी कहती है हाँ पता नहीं देख नहीं रहो ये जो साल जो है यानी कि मेरी कुर्माई हो गई है। तो यहाँ से दोनों जो है ना अलग हो जाते हैं। ध्यान रखें, जब कहती हैं हाँ ये रेशम से काटा हुआ मेरा सालू नहीं देख रही हो, यानी कि मेरा कुर्माई क्या है हो गया है, यहीं से दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद युद्ध का जो वर्णन है आपको देखने को मिलेगा इस कहानी में। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? देखिए आपको पता है, अभी बताया भी है। उसने कहा था कहानी जो है किस शहर का चित्रण किया गया? अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ। तो कहाँ का? अमृतसर, जो पंजाब में पड़ता है ना। चलते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी?
दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी, आप लोग बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1925, 1920, 1924, 1928। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट आप इसका कमेंट करिए, बताइए बताइए। और कौन कौन आप लोग जुड़े हुए हैं इस प्राइम सेशन से, अपना नाम थोड़ा कमेंट कर देंगे, ठीक है। हम देखते हैं कौन कौन जुड़े हुए हैं। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी कि 1925। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पर। लाना सिंह किस पद पर था, लाना सिंह किस पद पर था, सूबेदार, लेफ्टिनेंट, जमादार, मेजर। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जमादार पद पर था। कौन, लाना सिंह। उसने कहा था, कहानी जो नायक है। पलटन का विदूषक कौन था, बताना है आपको क्वेश्चन। पलटन का विदूषक कौन था, हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। तो 26 का क्या हो जाएगा, यानी कि वजीरा सिंह जो है ना इनका विदूषक था। क्वेश्चन नंबर 27, सूबेदार हजारा सिंह लड़के का नाम क्या था, बताइएगा। सूबेदार हजारा सिंह लड़के का नाम क्या था, बौधा सिंह, किरत सिंह, जगदारी सिंह, महामारी सिंह। बताइए, महामारी तो नहीं होगा ना, बौधा सिंह था क्या, इनके लड़के का नाम यानी बौधा सिंह था। चलते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, सूबेदार, लाना सिंह, बौधा सिंह, किरत सिंह। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, नहीं आपको, लाना सिंह। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, तो लाना सिंह। दिनकर जी का दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, बुद्धि, समाज, भावना। देखिए दिनकर जी के अनुसार अगर पति विचार है तो पत्नी क्या है, भावना है। क्या है, भावना। याद रखिएगा मंडल जी। क्वेश्चन नंबर 30 है, तो छोटा कर लेते हैं ना। क्वेश्चन 30 है, पुराने हिंदी रचना है रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, नामवर सिंह की। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। कुरमाई का अर्थ क्या होता है, कुरमाई, कुरमाई का अर्थ क्या होता है, तो मंगनी, विवाह, बातें, दहेज। तो देखिए कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, याद है ना। लाना सिंह और सूबेदारनी यानी बचपन में जब आपस में मार्केट में मिला करते थे तो बार बार लाना सिंह जो है ना सूबेदारनी को कहा करते थे, क्या तेरी कुरमाई हो गई, यानी कि तेरी मंगनी हो गई क्या। तो बार बार क्या कहती थी सूबेदारनी, नहीं। परंतु एक दिन क्या कहती है, हाँ ये देख नहीं रहे हो, रेशम से कटा हुआ सालो, यानी मेरा कुरमाई, यानी मेरा शादी जो है, मंगनी जो है ना हो चुका है। ठीक है, चलो, यानी कि कुरमाई का अर्थ क्या हो जाता है, तो मंगनी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 की ओर। बुद्ध और महावीर नारियों को कौन सा अधिकार दिया था, बता दीजिए आप लोग। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया, देखिए सांस लेने का अधिकार, तो वो कौन दोनों है, नहीं सांस लेने का अधिकार, भिक्षुणी होने, भिक्षुणी नहीं, यहाँ पे नहीं होने का अधिकार, पति के त्याग का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसके अनुसार अगर चलिएगा तो क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को जो भी डी मारे होंगे, है नहीं, जो भी बच्चे डी अगर आप लोग मार के आए हैं तो उनको 1 नंबर जरूर मिलेगा, है नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए बुद्ध और महावीर ने नारियों को जो है ना भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। इसको काट दीजिए तो समझ जाइए यही हो जाएगा, यानी कि भिक्षुणी होने का, है ना, इसमें नहीं है इसलिए इसको काटेंगे। देखिए बुद्ध और महावीर ने नारियों को अधिकार दिया था भिक्षुणी होने का। चलते हैं, परंतु इसमें देखिए ऑप्शन नहीं ना दिया हुआ है, यहाँ तो नहीं है ना, इसलिए जो बच्चे 32 का डी बनाए होंगे उनको 1 नंबर मिल जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। गुलेर जी किस गांव के मूल निवासी थे, फतेहपुर, गुलेर, मनेर, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 हो जाएगा बी, यानी कि गुलेर नामक गांव के थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद्र युग, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का आंसर आपको हो जाएगा यानी कि द्विवेदी युग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर चलना है जी, 35 पर ना। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, जोठन, उसने कहा था, सुखमय जीवन, इनमें से सभी। बताइए क्या होगा, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था, किसने कहा था, तो याद है ना आप लोगों को, किसने कहा था, किसको क्या कहा था, सब कुछ पता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या, यानी कि अर्धनारीश्वर जो है ना इसका काव्य विद्या क्या है, निबंध, एकांकी, कहानी, व्यंग। तो 36 का क्या हो जाएगा, यानी कि निबंध, दिनकर रचित निबंध है ना।
चलते क्वेश्चन नंबर 37, लहाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि लहाना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 38, लहाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? हजारा सिंह, बजीरा सिंह, किरत सिंह, राधा सिंह। बताइए क्या होगा इसका आंसर जी? बी, बजीरा सिंह। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आप लोग का भी जवाब क्या कहना। सुबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? वजीरा सिंह को, लाना सिंह से, किरत सिंह से, अत्तर सिंह से। तो 39 का आपका आंसर हो जाएगा लाना सिंह से। किससे? सुबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? लाना सिंह से कहा ना, है नहीं? जब दोबारा मुलाकात दोनों, है नहीं, दोनों की मुलाकात होते हैं तो सुबेदारनी क्या कहती हैं, अगर तुमने बचपन में हमसे सच्चे दिल से प्रेम किया था, है नहीं, तो इस युद्ध में मेरे पति और पुत्र की रक्षा तुम जरूर करना। और बेचारा लाना सिंह इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है और अपने खुद तो गोली खाता है, परंतु अपने प्रेमिका सुबेदारनी के पति और पुत्र को बचा लेता। हाय हाय हाय, बताओ ऐसे कोई होता है क्या? प्रेम में बलिदान कोई सीखे, सीखे सीखे किन से? लाना सिंह से। चलो, परंतु आप लोगों को बस देश के लिए बलिदान होना है ना? किसी के चक्कर में बर्बाद मत होना है। देश के लिए बलिदान हो जाओ, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है। देश से बढ़कर कुछ ना है ना होगा। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना किया था? बताइएगा आप लोग। गांधी जी ने, रविंद्रनाथ ने, दिनकर ने, उदय प्रकाश ने। मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे पता है आप लोग इसका जवाब जरूर दे देंगे। बताइए तो, यानी किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना किया था? किसने? तो दिनकर जी ने। किसने? तो दिनकर जी ने। चलिए 40 का आपका आंसर जो है सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन में 41 की ओर। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। सबको पता है, यानी कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है ना, जयप्रकाश नारायण ने किया था। कहाँ से? बिहार के पटना गांधी मैदान से। कब किया था? तो 5 जून 1900, है ना, 5 जून 1900 कितना में? 74 में। ठीक है, सबको पता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया? तो मैं अभी बता रहा था, संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया? तो 5 जून 1974। कितना? 5 जून 1974, है ना। कौन किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने, है ना। कहाँ से? पटना के गांधी मैदान से व्हील चेयर पर बैठ करके इन्होंने, है ना, छात्रों के ये आंदोलन था, है ना, उन्हीं लोगों के आंदोलन का ये नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। कौन? जेपी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। चलते क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बबन, दीना, दनन, बाउल। इनके बचपन का नाम क्या था? बाउल नाम था, यानी कि जेपी के बचपन का नाम था बाउल। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 44 की ओर। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? रूस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका। 44 का आंसर क्या हो जाएगा तो आपका? यानी कि जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। किनका? अमेरिका का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। यहाँ थोड़ा मिसिंग है। दिनकर का रचित, दिनकर रचित रेणुका का प्रकाशन, इनका रेणुका का प्रकाशन कब हुआ था? वो आपको बताना है। यानी कि दिनकर के द्वारा रचित, यानी कि इनकी जो रचना है रेणुका, उसका प्रकाशन कब हुआ तो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। एक में है, यानी कि ए में है 1935, बी में है 1936, सी में है 1938, डी में है 1980। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? तो हो जाएगा यानी कि 1935। थोड़ा छोटा है परंतु वही सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। दिनकर की डायरी, दिनकर की डायरी का प्रकाशन कब हुआ? 1925, 1924, 1973, 1938। यानी कि 1925, 1924, 1973, 1938। तो 46 का क्या हो जाएगा आंसर? तो हो जाएगा आपको यानी कि सी, 1973। चलते क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। शुद्ध कविता की खोज का प्रकाशन कब हुआ? शुद्ध कविता की खोज का प्रकाशन कब हुआ? 1928, 1927, 1938, 1966। तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1966। शुद्ध कविता की खोज का प्रकाशन 1966 में। चलते क्वेश्चन नंबर 48। फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, मैला आंचल,
उस जनपद का कवि हूँ। तो 48 का क्या हो जाएगा, यानी कि सी मैला आंचल। क्या था इससे पहले क्वेश्चन, मैला आंचल। 49 नंबर क्वेश्चन है, 1974 बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 49 नंबर का, अब्दुल गफूर, अनुग्रह नारायण सिंह, महामाया प्रसाद, नीतीश कुमार। भाई इसका तो आंसर सबको पता होनी चाहिए, यानी अब्दुल गफूर थे। चलते क्वेश्चन नंबर 50, किसे लोकनायक नाम से जाना जाता है? बताइए, यानी कि 50% क्वेश्चन कवर होने वाला है। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक, उपयुक्त सभी, सबको पता, यानी कि 50 का क्या हो जाएगा बच्चे? तो बी, यानी कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से या जेपी के नाम से हम लोग जानते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 51 की ओर, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाएगा? कुशाग्र कहलाएगा, यानी कि 51 का सीधा राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 52, गांधारी थी किनके माँ थी? दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ, बलराम की माँ। बताओ बलराम क्या होगा इसका आंसर? गंधारी थी, तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि दुर्योधन की माँ, है ना। और अर्जुन की माँ कौन थी? तो कुंती। चलते क्वेश्चन नंबर 53, प्रेमचंद्र थे गीतकार, कथाकार, फिल्मकार, संगीतकार। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि कथाकार। प्रेमचंद्र कौन थे? तो कथाकार थे। क्वेश्चन नंबर 54, कुंती थी, कुंती किनकी माँ थी? तो पांचों भाई पांडवों की माँ थी कुंती। ठीक है। चलते क्वेश्चन 55, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? दिनकर जी जो है ना, किस युग के कवि है वो आपको बतानी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, भारतेंदु युग, छायावादी युग, छायावत्तर युग, रामधारी सिंह दिनकर युग। तो 55 का आंसर कौन सा युग का है बता दीजिए? तो छायावत्तर युग, यानी कि 55 का सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलिए बच्चों, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति हैं? बताएंगे आप लोग, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति हैं? गुलाबदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका सी, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी। 57 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनरीश्वर कल्पित रूप है, यानी कि अर्धनरीश्वर यानी किसके, यानी किनके कल्पित रूप है बताएंगे? तो शिव और पार्वती के कल्पित रूप है। 57 का ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन 58, युद्ध और शांति समस्या पर लिखी गई काव्य कृति हैं? नील कुसुम, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र। 58 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, हुंकार। क्वेश्चन नंबर 59, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? 59 का आंसर हो जाएगा, यानी कि बी, उर्वशी। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? बताइएगा, है ना। याद रखेंगे आप लोग का जो भी अब एग्जाम होगा बोर्ड पैटर्न के आधार पर ही होगा, यानी कि जैसे जो भी प्रैक्टिकल वाला विषय नहीं है उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आदित्य आर्ट्स क्लास में जो सप्ताही टेस्ट एग्जाम होती है उसमें आपको प्रत्येक एग्जाम में जो बोर्ड पैटर्न के आधार पर जो एग्जाम होगा बस वही आधार पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे इस एग्जाम में भी आपको मैंने 100 क्वेश्चन दिया थे, यानी कितना क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को? 100 क्वेश्चन दिए थे। इसमें से आपको बनाने कितना था? मात्र 50 क्वेश्चन बनाना था, है ना। तो ऐसे ही जो अगला जो एग्जाम होने वाला है ज्योग्राफी का, उसमें आपको 70 क्वेश्चन रहेगा बच्चे। कितना क्वेश्चन रहेगा? 70 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको मात्र 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है, ठीक है ना। याद रखिएगा, बोर्ड पैटर्न के आधार पे आप लोगों का अब एग्जाम शुरू हो चुका है, यानी कि आपके संस्था आदित्य आर्ट्स क्लासेस पर, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं सभी बच्चों को आप लोग एग्जाम मिस मत करिए, क्योंकि आपको लगभग अगर आप एग्जाम मिस करते हैं तो 50 नंबर आपको माइनस आपके एग्जाम में हो जाएगा। इसलिए कहते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग अपना एग्जाम जरूर दीजिए। जो भी टेस्ट होता है टेस्ट में अपियर जरूर होइए, परंतु बहुत बच्चे एब्सेंट रहते हैं टेस्ट में, ठीक है ना। अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग टेस्ट जरूर दीजिए। हाँ नहीं, अगर बस नाम के लिए आते हो तो अलग बात है। चलते क्वेश्चन नंबर 60 की ओर, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? ये हो गया था क्या 60 का? बता दो आप लोग। 60 का आंसर क्या होगा बताओ? दिनकर रचना नहीं है। उर्वशी, रसीम, रथी, जूठन, कुरुक्षेत्र। देखिए दिनकर रचना जूठा नहीं है। जूठन किन किया? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि किया है ना। तो 60 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 61 पे, विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, मैथिली, अंगिका, ब्रज भाषा। 61 का आंसर हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ब्रज भाषा है। क्वेश्चन में चलते हैं 62 की ओर, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? छुटकुन हो गया 62 ना, यानी 62 है ये। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, नामवर सिंह, उदय प्रकाश। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 63 है, विष्णु किस एकांकी की पात्रा है?
पैर तले जमीन की, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, सिपाही की माँ। तो बताएंगे 63 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सिपाही की माँ की, है ना, बिस्नी। क्वेश्चन नंबर 64 है, मानक माँ का नाम क्या है? मानक माँ का नाम क्या है? तो मानक माँ का नाम क्या है बताइए? कुंती, मुन्नी, बिस्नी में से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा बच्चे? तो बिस्नी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था, बताइएगा। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो मानक जो है ना, द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए वर्मा यानी कि जापान गया था। तो दी द राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? 65 का बी हो जाएगा सही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? बाप बेटा, माँ बाप, माँ बेटी, इनमें से कोई नहीं। बताइए 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 बताइए। 66 का आंसर क्या हो जाएगा? माँ और बेटी, है ना, यानी कि बिस्नी और मुन्नी शुरू से लेकर के अंत तक रहती है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? रस्तारिका, सरिता, सामरिका, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे 67 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका यानी कि एक तो गिरे सारिका। मुन्नी जे छे डाक गाड़ी के पीछे किया जाए छे, यो बताइयो तो। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? बताएंगे। राशन के लिए, पेंशन के लिए, चिट्ठी के लिए, किसी अन्य कार्य के लिए, है ना। मुन्नी जो है डाक गाड़ी के पीछे जाती है, किस लिए? तो चिट्ठी के लिए, क्योंकि उनको लगता है मेरे भैया मानक का चिट्ठी आया होगा, परंतु बेचारी जब जाती है तो वापस मुंह लटका के आ जाती है ना। अपने मम्मी से कहती है, माँ इस बार भी भैया का चिट्ठी नहीं आया, लगता है अगले मंगल को जो है ना भैया का चिट्ठी जरूर आएगा, है ना। और उसकी माँ कहती है, तुमको तो लगता है प्रत्येक मंगलवार को आपके भैया का चिट्ठी आने वाली, परंतु आता तो है ही नहीं, लेकिन चिट्ठी आने का नाम ही नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 69। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? अभी मैं बता दिया था, कौन जाएगा, है ना। विष्णु बेचारी तो वृद्ध हो चुकी है ना। कुंती तो पड़ोसिन है, उसको तो कोई मतलब है नहीं, चिट्ठी आए ना आए, है ना। बस बच गई 14 साल की उम्र वाली मुन्नी, थोड़ा चंचल है, फुर्तील है, यानी कि काफी फुर्तीला एक्टिव है, तो दौड़ दौड़ करके जाती है यही डाक गाड़ी के पीछे, कहीं मेरा भैया माना का चिट्ठी आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? तो 14 वर्ष हो चुकी है, विवाह करने योग्य हो गई है। इनकी जितनी सहेलियां सब थी सबकी शादी हो चुका है। ये कौन कहती हैं? तो विष्णु के पड़ोसी कुंती अगर कहती है ना। परंतु वर्तमान समय में ये क्या हो जाएगा? बाल विवाह, यानी विवाह गैर कानूनी हो जाएगा, है ना। अभी आप जब तक 18 साल आप नहीं होइएगा तब तक शादी नहीं करिएगा लड़कियों के लिए, है ना। और तो हम तो ये कहेंगे जब तक आप खुद पे डिपेंड नहीं हो जाएगा तब तक शादी नहीं करिएगा। छोड़िए सब बात, मेरा बात थोड़ा कोई सुनेगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिन कौन है? पड़ोसिन आभा, विमला, कुंती, माधुरी। यही है कुंती। कौन किनकी? विष्णु के पड़ोस में रहे वाली, है ना। यानी कि यही ना कहती है कुंती, अगर कहो तो तुम्हारे मुन्नी के लिए कहीं घर वर देखे, तो क्या कहती है विष्णु? तुमको तो पता ही है कुंती, आजकल लोगों के जो हाथ जो है ना कितने बड़े हुए हैं, बिना दहेज के कुछ भी होने वाला नहीं। शायद मानक आए तब ना कुछ होगा, क्योंकि बिना दहेज के तो शादी होता नहीं है ना। तो कौन है? विष्णु के पड़ोसी तो कुंती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। मुन्नी किस दिन मानक के चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती हैं? बुधवार को, बृहस्पतिवार को, सोमवार को, मंगलवार को। मंगलवार को, है ना। कहते हैं ना, लगता है अपनी माँ से कहती है, माँ भैया का चिट्ठी जो है ना अगले मंगल को जरूर आएगी, परंतु अगले मंगल को भी नहीं आती है चिट्ठी, बेचारी इंतजार करती रह जाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 73 की ओर। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जा करके चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? मानक, सिपाही, दीनू, चौधरी। बताइए कौन कहता है कि मैं इसके लाश ले जाकर के चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? तो सिपाही। इसके बारे में, मानक के बारे में कह रहे हैं, इसके लाश को ले जाकर के मैं चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। जो पानी सिपाही रहता है वही कहता है ना। किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो किसके? बंतों के, तारों के, धनों के, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि बी, तो तारों के मोती तारों की तरह चमक रहा था भाई, है ना। तब नहीं अपनी माँ के आगे कहती है मुन्नी, है ना, यानी कि तारों के जो जानेंगे जो करों के जो मोती हैं तारों की तरह चमकते हैं। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 75 पे। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे?
निबंधकार, कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? 75 का आंसर हो जाएगा यानी कि सी, नाटककार। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 76। ओषधनिया निबंध बिहार की क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई, तो चंपारण की संस्कृति पर लिखी गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के और। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का काटना, नदियों की अधिकता, नदियों की तीव्रता, इनमें से कोई नहीं। तो 77 का राइट आंसर जंगलों का काटना। जंगल को काट रहे हैं इसलिए बार बार क्या आता है, वहां के लोगों को दंड देने के लिए प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। भाई जंगल काटोगे, प्रकृति के साथ छेड़खानी करोगे तो परिणाम भुगतने के लिए आपको है नहीं, दंड देने के लिए प्रकृति के ना आएंगे। यानी कि जंगल काटने के कारण जो है ना चंपारण क्षेत्र में बार बार प्रत्येक वर्ष बाढ़ आते हैं जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 को। 78 78। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। बता दीजिए, बता दीजिए। तो क्या बिहार? चलिए बहुत अच्छा आप लोगों का जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, 79 नंबर क्वेश्चन। 12वीं सदी के लगभग 3 वर्ष तक किस वंश का शासन था? तो कर्नाट वंश का शासन था। चलिए आप लोग मैं बता दे रहा हूं, कर्नाट वंश का शासन था। किस वंश का? कर्नाट वंश का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। भगत सिंह को फांसी दिया गया 23 मार्च 1931, 24 मार्च 1931, 25 मार्च 1932। बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भगत सिंह क्या हो जाएगा? यानी कि द राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा? ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। लिख लो ना, 81 ना, 81। एक पत्र और एक पत्र और लेख के रचनाकार है भगत सिंह, सुखदेव, राजगिरी है, आजाद, चंद्रशेखर आजाद। देखिए एक पत्र और लेख रचनाकार है आपको भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्वेश्चन 82 है। चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ बताइएगा? यानी कि 1921, 1922। बता दीजिए, बताइए कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1921, 1922, 1924, 1925। तो 82 का द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ये 1921। चलते क्वेश्चन 83 की ओर। चलिए क्वेश्चन 17 का क्वेश्चन प्यारे बच्चों और बच गए हैं आप लोग, थोड़ा बेसांस ले लीजिए। हाँ और एक चीज मैं तो भूलना ही, मतलब भूल गया, मैं भूल गया था। चलिए बाद में बता देंगे क्या बताना था। सो प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 83 का राइट आंसर ए हो जाएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। क्वेश्चन 84। भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907, 22 अक्टूबर 1908, 23 मार्च 1910, 27 सितंबर 1909। तो 84 का द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए। यानी कि 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। क्वेश्चन 85 है। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था बताइएगा? भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? सुप्रीत सिंह, अजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, रणजीत सिंह। क्या होगा बताइए? 4 ऑप्शन है। 85 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि बी, अजीत सिंह इनके चाचा थे। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर क्या है? 85। विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगत सिंह, दिनकर। तो 86 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगत सिंह, दिनकर। तो 86 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, यानी कि भगत सिंह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकला है? मतवाला पत्रिका कहाँ से निकला है? कानपुर से, पटना से, वाराणसी, कलकत्ता, कोलकाता, यानी कहाँ से निकला बताइएगा बच्चों? तो जगह यानी कि कलकत्ता से निकला है। चलते क्वेश्चन नंबर 88 को। भगत सिंह प्रभावित थे किससे? महात्मा गांधी से, कार्ल मार्क्स से, फ्रायड से, एडलर। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर कोई प्यारे बच्चे अगर इसमें कोई अगर आप लोग बना दिए होंगे ना कोई,
मैं 1 नंबर दे दूंगा, परंतु इसका जो आंसर सही से हो जाएगा, यानी कि सराभा से, यानी भगत सिंह जो है ना सराभा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। किनसे? यानी कि सराभा, यानी कि इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इनका जो है ना, जब ये भगत सिंह 10 साल के थे तो सराभा का फोटो अपने पॉकेट में रखा करते थे। ठीक है ना, याद रखेंगे। मैंने इसमें ऑप्शन सही नहीं डाला था, मिस्टेक हो गया था, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सराभा हो जाएगा। अगर आप लोग अगर बनाए होंगे तो मैं 1 नंबर सबको दे दूंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। मैं नास्तिक क्यों हूं, किसका लेख है? मैं नास्तिक क्यों हूं, बताइएगा। 89 का भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव का, खुदीराम बोस का। क्या होगा? भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 90। बंदी जीवन किसकी कृति है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, माइकेल मधुसूदन, चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं, जूम नहीं थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बंदी जीवन किसकी कृति है? तो सचिंद्र नाथ सान्याल। इनके सचिंद्र नाथ सान्याल, यानी कि डी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चलते हैं 91। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी, यानी कि इनको फांसी कब दिया गया? बताइए। 23 मार्च 1931, ये द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 92 पे। थोड़ा यहाँ पे मिसिंग है, मैं बता दे रहा हूँ ना। भगत सिंह होता, यानी भगत सिंह जो है कौन, लिखने भी थोड़ा समस्या हो रहे हैं बोर्ड पे। तो भगत सिंह किसको पत्र लिखा था? यहाँ का पूरा जो क्वेश्चन होगा, भगत सिंह किसको पत्र लिखा था? बापू को, नेहरू को, सुखदेव को, राजगुरु को? बताइएगा। 92 का है ना, यानी कि अपने मित्र सुखदेव को इन्होंने पत्र लिखा था। चलते क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? बताइएगा। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह कौन थे? तो भाई थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। क्वेश्चन नंबर, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? मर्यादा, ब्राह्मण, कर्मवीर, प्रताप? बताइए। तो प्रताप। इसी जो बताना था, बताना यही था, जो आप जानेंगे, आप लोगों का जो है वीडियो यूट्यूब पे अब रोज एक ना एक वीडियो जरूर आएगा। ठीक है ना, यानी कि अब जो है रेगुलर प्रत्येक दिन एक वीडियो आपको अवश्य देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप लोग चैनल पर अगर पहले बार जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं, तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जाकर क्लिक कर लेंगे और ऑल बटन पे जाकर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे जैसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करें और अपने मित्र दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी कुछ सीख मिल जाए, वो भी कुछ सीखे। ठीक है, चलो हो गया बस। क्वेश्चन नंबर 95। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंक दिया? ये तो बताना ही ना आपको। कब? 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने बम फेंका। 96। माटी की मूर्ति रचना किसकी है? दिनकर जी की, बेनीपुरी जी की, मुक्ति बोध की, प्रसाद जी की? तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 97। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? साहित्य रचना के लिए, संगीत के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए, उपन्यास लेखन के लिए? तो 97 का हो जाएगा आपका ए, यानी कि साहित्य रचना के लिए। क्वेश्चन में चलते हैं 98। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? 98 का आंसर बताइए बच्चों, किस नाम से याद करती हैं? समाज नायक, देश नायक, लोक नायक, जननायक? तो लोक नायक के नाम से इन्हें याद करते हैं, किनको? जेपी जी को। क्वेश्चन नंबर 99। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैंने अभी इस वीडियो में ही तो इसके बारे में चर्चा कर दिया हूँ बच्चों। बताओ आप लोग, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया? देखो मैं फटाफट बता दे रहा हूँ। डी को मारे, यानी कि डी को आप फटाफट टिक मार दीजिए, यानी कि पटना में। कब? 5 जून 1974 को। किसने दिया था? तो जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण ने दिया था, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। चलो इसको अच्छा से जूम करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सबसे अंतिम है, यानी कि इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? 1973, 1973, 1976,
1974, 1977। बताइए, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? किस साल बताइएगा ना? सी 74। वाह क्या बात है, 1974। इस प्रकार मैंने आप लोगों को 100 क्वेश्चन करवा दिया। अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, अपने मित्र दोस्तों में शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर पहले बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग जो भी बच्चे इस बहेरी के अगल बगल के हैं, अगर आप चाहते हैं जो कोचिंग पे आके पढ़े, तो आप लोग नंबर दिया हुआ है इस PDF में, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को एक बार और। यहाँ पे नंबर मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे नंबर जो है मेंशन किया हुआ है। अगर जो भी जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लास करनी है, या 11th में है या 12th में है, स्पेशली 2 क्लास यानी कि 11वीं और 12वीं का, 11वीं का बैच चल रहा है, 12वीं का बैच भी चल रहा है सुबह में, और अब जो है शाम को भी एक और बैच स्टार्ट होने वाला है 12वीं का। शाम का टाइम यानी कि 4 बजे का रहेगा, ठीक है, यानी कि 15 तारीख से। और मॉर्निंग में तो चल ही रहा है, और 11वीं का भी बैच आपको मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से चल रहा है। इसके बाद 12वीं का बैच चलता है, ठीक है। तो अगर किसी बच्चों को अगर आप ऑफलाइन क्लास के माध्यम से आदित्य आर्ट्स क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, ठीक है। और आप बहरी आकर क्लास कर सकते हैं, ठीक है। जो दूर के बच्चे होंगे, आपको मैं इस यूट्यूब के माध्यम से आपको कोशिश करूंगा पूरा का पूरा साल तक सिलेबस आपका खत्म कर दूँ, पढ़ाऊँ। तो वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।